मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। मित्रों, हेडमास्टर की वैकेंसी आई हुई है। इसका एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा होना है। तो इसमें जो सामान्य अध्ययन का विषय लगाया गया है, उसका जो अर्थशास्त्र का पाठ है उसका हम सामान्य अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। मित्रों, इसमें जो सामान्य बात है, या ऐसे समझ लीजिए, जो इसका फंडामेंटल चीज़ है उसको अगर हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं और तब इससे संदर्भित जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, या बीपीएससी में जिस प्रकार का प्रश्न अर्थशास्त्र के तहत आता है उस पर हम लोग फोकस करेंगे तो समझ हम लोगों की बनेगी। क्योंकि हम में से अधिकांश लोग विद्यार्थी रहे नहीं हैं, सभी टीचर बन गए, टीचर है, और टीचर को फिर से विद्यार्थी के रूप में पढ़ना है। तो थोड़ा हम अगर प्राइमरी चीज़ को पढ़ लें, सामान्य चीज़ को पढ़ लें, अर्थशास्त्र के पैरामीटर्स को जान लें तो बहुत सुगम हो जाएगी, हमारी जो तैयारी है वो बहुत आसान होता चला जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र। मित्रों, इसमें हम लोग सिस्टमेटिक अध्ययन करते हैं अर्थ का, धन का, ठीक है। तो आइए इसका हम देखते हैं सेक्टर, अर्थशास्त्र का जो सेक्टर है, और हम लोग बचपन से ही जानते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर, ये बचपन से ही जानते हैं। तो आइए इसके संबंध में थोड़ा सा एक नज़र हम लोग दौड़ा लेते हैं। सेक्टर, ये नेचर, देखिए जो सेक्टर होता है उसमें नेचर, शर्त और स्वामित्व, ये तीन बातें हैं, ठीक है। तो नेचर मतलब स्वभाव कैसा है, शर्त क्या कंडीशन है, क्या टर्म्स है, और स्वामित्व ओनरशिप के आधार पर ये सेक्टर बटा होता है। तो नेचर के आधार पर मतलब स्वभाव के आधार पर जो अर्थशास्त्र के तीन सेक्टर हैं, क्या क्या, प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं इसके तहत कृषि, पशु, कुक्कुट, खनन आदि आता है। मतलब जो प्रोडक्शन से संबंधित है वो सभी प्राइमरी सेक्टर के तहत आता है। कृषि प्रोडक्शन होता है, पशु, कुक्कुट, खनन आदि, इस तरह से जो भी बात रहेगा वो सभी प्राइमरी सेक्टर के तहत आएगा। और आपको पता है यह जो सेक्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, परंतु इससे अधिक उपार्जन नहीं हो पाता है, धन अधिक इस सेक्टर में नहीं है, ठीक है। ये प्राथमिक क्षेत्र है और इससे थोड़ा सा मॉडिफाइड है, इसे मॉडिफाइड है द्वितीयक क्षेत्र, मतलब सेकेंडरी सेक्टर। इसमें क्या होता है, निर्माण और विनिर्माण की बात चलती है। जितने कारखाना वगैरह है सब इसी सेक्टर के तहत है। निर्माण या फिर विनिर्माण होता है। विनिर्माण का क्या मतलब हुआ, जो चीज़ निर्माण हो गया है, जैसे मान लीजिए आटा, गेहूं से आटा बना, गेहूं प्राइमरी सेक्टर में उत्पादन हुआ उसका, फिर उससे आटा बना और आटा से बिस्किट वगैरह बनना, क्या है, विनिर्माण हो गया, और उसके लिए कारखाना वगैरह चाहिए। तो ये सब सेकेंडरी सेक्टर में आता है। उसके बाद है तीसरा क्षेत्र जो हमारा है टर्सरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र। इसमें इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। परिवहन है, कम्युनिकेशन, बैंक, पुलिस, हॉस्पिटल, शिक्षा, नौकरी, दुकान, सेवा आदि, ये सभी तृतीय क्षेत्र के तहत आता है। मतलब ये ऐसे समझ लीजिए यह सेवा का क्षेत्र है, ठीक है, सेवा सर्विस से क्षेत्र है। इसके अलावा जो भी लोग हम लोग काम करते हैं, दुकान वगैरह होता है, कोई बिजनेस है, चाहे नौकरी करते हैं, शिक्षा करते हैं, हॉस्पिटल है ना, पुलिस वगैरह, सब इसी क्षेत्र के तहत आता है। तो ये तीन क्षेत्र आपको जानना चाहिए, जो प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा, द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा और तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा। इसे अगर हम जाने रहेंगे, क्योंकि जानते हैं मगर एक बार हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं तो फिर आसानी हो जाएगी हम लोगों को आगे समझने में। आइए अब हम लोग देखते हैं शर्त के आधार पर, जो था शर्त के आधार पर इसके दो सेक्टर हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र क्या हुआ, ऑर्गेनाइज सेक्टर, और असंगठित अनऑर्गेनाइज सेक्टर। संगठित क्षेत्र का क्या टर्म्स और कंडीशंस है, आइए उसको देखते हैं। तो संगठित क्षेत्र का टर्म्स एंड कंडीशंस होता है क्या, तो इसमें एक खास टाइम होता है, इसकी एक खास सैलरी होती है, अवकाश निर्धारित होता है। जैसे मान लीजिए बिहार सरकार का विद्यालय, वो क्या है, संगठित क्षेत्र में आता है, क्योंकि एक निश्चित समय पर जाकर के विद्यालय खुलेगा, जो स्टाफ है उसमें जो टीचर है उसको एक सैलरी है, और कब क्या समय छुट्टी होगी वो अवकाश भी निर्धारित है। तो इस तरह से ये संगठित क्षेत्र हुआ। और असंगठित क्षेत्र,
दूसरा है असंगठित क्षेत्र, इसके लिए ये जो टर्म्स एंड कंडीशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये समझ लीजिए, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। तो ये दो शर्त था। और उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। स्वामित्व के आधार पर इसके कितने सेक्टर है, अर्थशास्त्र के कितने सेक्टर हैं। तो एक है सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर। दूसरा है निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र या मिश्रित क्षेत्र, जो भी कह लें आप। चौथा है कोऑपरेटिव, सहकारी क्षेत्र। ठीक है, ये देखिए, जो सार्वजनिक क्षेत्र है इसका ढांचा समाजवादी होता है, पूरी तरह से लगभग यह सरकारी ही है। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी समझ लीजिए, और समाजवादी, समाज का कल्याण करना है इसमें। ठीक है, निजी क्षेत्र पूंजीवादी होता है, इसमें पूंजी पर बल दिया जाता है, लोग अधिक इंटरेस्ट लेते हैं, सार्वजनिक से अधिक इंटरेस्ट लेते हैं निजी क्षेत्र में। और सार्वजनिक क्षेत्र, जब देश आज़ाद हुआ था, व्यवस्था कम थी, तो पंचवर्षीय योजना के तहत जो भी डेवलपमेंट हुआ तो वो सार्वजनिक क्षेत्र पर निवेश किया गया, और वो उसकी जो ढांचा थी लगभग सरकारी था वो। ठीक, उसके बाद निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र में मिश्रित क्षेत्र है, ये पीपीपी मॉडल पर चलता है। पीपीपी मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस मॉडल पर यह चलता है संयुक्त क्षेत्र या जॉइंट वेंचर, ये भी जिसको बोलते हैं। इसके आधार पर यह संयुक्त क्षेत्र चलता है। इसमें ये क्षेत्र में काम करने के लिए एक MOU साइन करना पड़ता है। MOU क्या हुआ? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हाँ, जैसे कोई काम करना है संयुक्त क्षेत्र में, तो किसका क्या अंशदान होगा, किसका क्या अंशदान होगा, फिर क्या प्रॉफिट किसको कितना जाना है, ये सारा संयुक्त क्षेत्र के तहत आता है। ये MOU के तहत आता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत आता है। पहले से जब बात विमर्श नहीं हो जाएगी, पहले से बात विमर्श नहीं कर लेंगे, तब क्या होता है, गड़बड़ी होने की संभावना रहती है। इसलिए जो भी कोई काम होता है, कोई भी फर्म बनता है या जो भी काम करते हैं हम, वो बहुत ठोक बजा करके होता है। ठीक है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। और चौथा जो क्षेत्र है बहुत महत्वपूर्ण, वो कोऑपरेटिव क्षेत्र है, सहकारी क्षेत्र। इसमें सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं और एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। जैसे बिहार में ही देखिए या भारत पर ही देखिए, तो अमूल है, सुधा है, कितना विशाल रूप ले लिया है। हाँ, ये सब सहकारी क्षेत्र का है, परंतु एक इसका जो प्लेटफॉर्म है वह काफ़ी बड़ा हो गया है और काफ़ी अधिक लोगों को यह रोजगार भी दे रही है। ये कोऑपरेटिव क्षेत्र हो गया। ये स्वामित्व के आधार पर जो 4 क्षेत्र है, सार्वजनिक, निजी, संयुक्त क्षेत्र और कोऑपरेटिव क्षेत्र, ये हम लोग को ध्यान में रखना है ताकि अर्थशास्त्र को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग प्रोडक्शन, उत्पादन। मित्रों, उत्पादन के 4 साधन होते हैं। हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ा है, स्कूल में ही, स्कूल के समय से ही ये पढ़ा है। उत्पादन के 4 साधन हैं और वही साधन आज भी है, परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर करना क्या है हम लोगों को? सिर्फ एक बार रिवीजन कर लेना है। ये 4 साधन क्या है? पूंजी है, दूसरा भूमि है, उद्यमी और श्रमिक। ये 4 साधन रहेगा तभी किसी का भी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पूंजी, कैपिटल, पूंजी से अच्छा टर्म है कैपिटल। अगर कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है, तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अपना नहीं है तो हम लोग इसके लिए इंटरेस्ट लेते हैं, लोन लेते हैं, वह भी पूंजी का साधन है। फिर उसके बदले में हम लोग इंटरेस्ट देते हैं उनको। ठीक है, तो ये पूंजी चाहिए, चाहे वो अपना हो, चाहे हम जैसे भी अरेंज करें, चाहे सरकार दे। हाँ, जैसे बहुत स्टेट है, बहुत कंट्री है जहाँ सरकार पूंजी दे देती है। चाइना में जाइए, तुरंत पूंजी मिल जाएगी। कोई भी काम करना है, सरकार तुरंत पूंजी दे देती है। ठीक है, भूमि, लैंड, भूमि अपना लैंड होना चाहिए। कोई भी फॉर्म करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो लैंड होना चाहिए। अगर अपना लैंड नहीं है, अपना है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम पट्टे पर लेते हैं, उधार लेते हैं और उसके बदले में उसे रेंट देते हैं। उद्यमी तो चाहिए ही। उद्यमी ही तो डिजाइन करता है कि हमें क्या काम करना है। उद्यमी बहुत ज़रूरी है, उसके दिमाग
में रहता है जो नहीं ये काम करना है, ठीक है। उद्यम करेगा तभी कोई भी सामान का प्रोडक्शन हो सकता है। और श्रमिक चाहिए, कभी कभी उद्यमी और श्रमिक दोनों एक ही हो जाता है। जैसे कृषि क्षेत्र में श्रमिक ही उद्यमी भी है, उद्यमी भी बन जाता है और वहीं श्रमिक होता है। और छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर फिर तो संभव नहीं हो पाता है। तो ये 4 साधन है उत्पादन का: पूंजी, भूमि, उद्यमी और श्रमिक। ये याद रखेंगे। इसके आधार पर ही किसी भी सामान का, किसी भी गुड्स का उत्पादन होता है। उत्पादन करके ही हम अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ योगदान कर सकते हैं। तो ये था अर्थशास्त्र का सामान्य जानकारी। फिर हम अगले कक्षा में उपस्थित होंगे अगले विषय के साथ। नमस्कार।